दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, लगभग लगा लो शतक लगाने वाले हैं। इसमें 50 या 50 क्या 70-80 क्वेश्चन रहने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित, और 20% लास्ट में रहेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित। तो हमारी सामान्य हिंदी और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके मिश्रित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो और लाइक कर दिया करो, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलिए, इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। प्रश्न को पहले ध्यान से समझें, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? बिल्कुल सही उत्तर आया, उसको भाषा कहते हैं। उच्चरित का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों को, जिन शब्दों को हम बोलते हैं उनके ध्वनि संकेत, उनके लिए जो चिन्ह हैं उनको क्या कहते हैं? उच्चरित ध्वनि संकेत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न को पहले ध्यान से समझें। निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, लिखित वर्ण संकेत क्या होते हैं? यानी कि चिन्ह बना लिए गए, जैसे स्वर और व्यंजन वर्ण। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। ये प्रश्न थोड़े से घुमा दिए गए हैं, थोड़ा सा इन पर ध्यान से समझें और तभी उत्तर देने का प्रयास करें। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा और लिपि है। उत्तर ऑप्शन देखते हुए देने का प्रयास करें। भाषा और लिपि हैं एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया आपने। ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, क्योंकि किसी भी भाषा को लिखने का कोई तरीका होता है, उसकी क्या होती है? लिपि होती है, और लिपि को मिलाने से ही लिपि को लिखने का जो तरीका होता है उससे क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री। बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, आपको बहुत बधाई, शौरसेनी से। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम बताइए। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम क्या है? साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ए है तो बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में सबसे पहला प्रयास इसमें किया गया था हिंदी गद्य के विकास के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? हिमायत क्या होता है? उसकी तरफदारी करना। साथियों, इसमें आपका उत्तर बी है, तो बिल्कुल सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत संघ की राजभाषा बताइए। साथियों, इसमें उत्तर रहेगा आपका सी, ए और बी दोनों हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? वो बतानी है कौन सी अनुसूची है। बिल्कुल सही उत्तर आया, वो अष्टम सूची यानी कि 8वीं सूची है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। हिंदी भाषी में कौन सा प्रांत शामिल नहीं है, ये बताना है। साथियों, सही उत्तर है पंजाब। क्या है? पंजाब में प्राथमिक भाषा, पहली भाषा किसको पहली भाषा का दर्जा दिया गया है? पंजाबी को। उसके बाद क्या है? हिंदी है। और इन तीनों राज्यों में पहली भाषा के रूप में किसको पढ़ा जाता है? हिंदी को। अगला प्रश्न, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कौन सा था?
8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल बताइए। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। अगला हमारा प्रश्न है व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, सही उत्तर आपका बिल्कुल सही है। भाषा का नियम है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। वर्णों की कुल संख्या बताइए। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं लगभग वाले। साथियों, बिल्कुल सही है, 50 के आसपास, यानी कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, जो कि 50 के क्या है, अबव आसपास है। अगला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। जी साथियों, बिल्कुल सही है, वर्ण कहते हैं ध्वनि को। ध्वनि यानी कि जो जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। साथियों, इसका उत्तर आपका सी है, तो बिल्कुल सही है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, चंद्र और बिंदु, यानी चंद्र और बिंदु का उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे हुआ, नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है साथियों हमारा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं ये बताना है। साथियों, इसका उत्तर रहेगा वर्ग के पंचम अक्षर, यानी कि क वर्ग का 5वां, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। इनके जो आखिरी वर्ण हैं, 5वें वर्ण हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बताइए परीक्षा को शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाएगा। परीक्षा का शुद्ध रूप, जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, परीक्षा रहेगा डी ऑप्शन। अब अगला है श्रृंगार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, श्रृंगार का बताइए। दोस्तों, इसमें आपके डाउट लग रहा है पहला, और इसमें बी ए और बी दोनों में डाउट है, लेकिन आपको बता देती हूँ शुद्ध रूप रहेगा श्रृंगार। यहाँ पर देखिए र और री दोनों मात्राएं लगी हुई हैं, लेकिन ये नहीं है, इसमें र और री दो मात्राएं हैं, बल्कि इसमें श्रृंगार में किसकी मात्रा आती है, री की आती है। अगला संधि कहते हैं, किसको कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो छंदों के मेल को संधि किसे कहते हैं। साथियों, इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से तो क्या बन जाता है, समास बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ए के बाद अगर ई है तो वो ए बन जाएगा। यह किस संधि का नियम है, ये पूछा गया है। साथियों, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला प्रश्न है सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि इसमें आई है ये बताइएगा। साथियों, सही उत्तर आया आपका, ये क्या है, एक व्यंजन संधि है। देखिए तय और च दोनों व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होकर नया वर्ण बनता है वो होती है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, अध प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है। जी साथियों, बिल्कुल सही, ये क्या है, विसर्ग संधि है, क्योंकि हमें यहाँ विसर्ग नजर आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग बताना है। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपको बधाई हो। प्रति उत्पन्नमति में देखिए इसका हमें अलग अलग करके देखते हैं। तो प्रति क्या निकला, इसमें उपसर्ग निकला है। और उत्पन्न क्या है, उत्पन्न इसमें मूल शब्द है। और मति क्या है, मति इसमें क्या है, प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। देखिए साथियों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब आपका प्रश्न है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं।
जी साथियों, आपका उत्तर अगर इसमें डी है क्रिया के अंत में तो बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? साथियों ऑप्शन देखते हुए बताइए। कृतंद है, तद्धित है, देशज है, विदेशज है। साथियों बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है? कृतंद है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो क्या कहलाते हैं? कृतंद कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? भोजपुरिया, भारतीय, आतिथेय, गया। या प्रत्यय का प्रयोग बताइए किस शब्द में हुआ है? साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया है। बहुत ही अच्छा प्रयास, भोजपुरिया। अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ बताइएगा। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया है कई साथियों ने, संक्षिप्त। अगला है, देवासुर में कौन सा समास है? ध्यान से उत्तर देने का प्रयास करें। देवासुर में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें आपका उत्तर अगर द्वंद्व समास है तो बिल्कुल सही है। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक है देव और दूसरा क्या है? असुर। तो इसका विग्रह किया तो हमने देव और असुर हो गया। तो द्वंद्व दोनों पदों की प्रधानता है, तो वहाँ पर क्या आ गया? द्वंद्व समास। अगला हमारा प्रश्न है, पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में समास बताइए। जी साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही आया आपका। तत्पुरुष पाठ के लिए शाला, शाला यानी कि कोई जगह, स्थान। अगला है, तत्सम शब्दों का स्रोत है, यानी कि तत्सम शब्दों का स्रोत बताना है, कौन सा है? साथियों बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा है। संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए संधि शब्द क्या है? साथियों इसमें उत्तर आपका ए है, तो बिल्कुल सही है। संधि एक तत्सम शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, मगही शब्द बताइए, क्या है? मगही। दोस्तों ये भी आपका क्या रहेगा? तत्सम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जी साथियों बिल्कुल सही है। ए क्या है? एक तत्सम शब्द है। और खेत क्या है? एक देशज। और जो कोर्ट है क्या है? विदेशज है। और अजीब भी क्या है? विदेशज। अगला प्रश्न देखिए, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का है, तद्भव का, देशज का या विदेशज का? जल्दी से जल्दी प्रश्न को समझते हुए आंसर दें। साथियों इसका उत्तर रहेगा देशज। ये एक देसी शब्द है। अगला है, लोटा शब्द बताइए क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लोटा शब्द बताइए इसमें से क्या है? साथियों ये भी क्या है? एक देशज शब्द है। अगला बताइए, अपील बताइए कौन सा शब्द है? अपील। ये क्या है? विदेशी भाषा का शब्द है। ये क्या है? एक विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, लालटेन शब्द है, ये बताना है कि लालटेन शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। साथियों ये क्या है? ये हमारा विदेशज शब्द है। ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला बताइए, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक या योग रूढ़? साथियों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ये एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े करना चाहें, टुकड़े करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं रहे, खंड करने पर जो शब्द वर्ण निरर्थक हो जाते हैं वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि रात है, रात शब्द के हमने टुकड़े किए, एक बन गया रा और दूसरा बन गया तय, तो दोनों का क्या बन गए? निरर्थक बन गए। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? रूढ़। अगला प्रश्न है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला। साथियों सही उत्तर दिया आपने, आपको बहुत बधाई हो। यौगिक, क्योंकि पाक और शाला दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। तो पाक होता है भोजन बनाने के लिए जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? पाकशाला।
अगला, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? साथियों, ये उत्तर आपका कई साथियों ने बिल्कुल सही दिया। ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि दशानन, दस हैं आनंद जिसके किसके, रावण, ये किसी और के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, तो ये योग रूढ़ भी शब्द हैं। दो शब्दों के मेल से तो बना है, दस और आनंद से, और प्रसिद्ध किसके लिए हो गए हैं, रूढ़ किसके लिए हो गए हैं, रावण के लिए। तो जहाँ पर दो शब्दों का मेल हो और दोनों शब्द मिलकर किसी और के लिए प्रसिद्ध या रूढ़ हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। जैसे कि पंकज है, पीताम्बर है, जलज है, इसी प्रकार। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? साथियों, विकारी वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी कहते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। कई साथियों का बिल्कुल सही उत्तर आया। ऑप्शन डी, जो लड़का है, ये क्या है? विकारी है। लड़का का अगर हम लिंग चेंज करते हैं तो लड़की बन जाता है, और वचन चेंज करते हैं तो लड़के बन जाता है। जबकि ये तीन जो ऑप्शन हैं, ये किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन काल कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, इनमें कोई विकार नहीं होता है, इसलिए ये तीनों क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न साथियों, विकारी शब्द का उदाहरण है। विकारी शब्द का उदाहरण बताइए। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। बहुत क्या है? एक विकारी शब्द है, कई बार बहुतों भी हो जाता है। अगला साथियों, सुरभि का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुरभि का पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल सही जवाब आया, गाय। गाय को क्या कहते हैं? सुरभि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुकुल का पर्यायवाची शब्द है। दुकुल का पर्यायवाची शब्द है। सोचकर उत्तर देने का प्रयास करें। नया शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। साथियों, इसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। इसका उत्तर होगा कपड़ा। कपड़ा दुकुल किसका पर्यायवाची है? कपड़े का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्राची का पर्यायवाची शब्द, जी साथियों, सही उत्तर दिया। इसका क्या है? पूरव। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर कई साथियों ने दिया है, बधाई हो आपको। हिमालय। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही, समुद्र। रत्नाकर को, समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं। अलाव का पर्यायवाची शब्द बताइए। अलाव। साथियों, इसका उत्तर अगर आपका ए आया है, अंगीठी, तो बिल्कुल सही है। अंगीठी को अंगीठी को क्या कह सकते हैं? अलाव भी कहते हैं कहीं कहीं पर। अगला प्रश्न है, विपुल का पर्यायवाची शब्द है। विपुल का पर्यायवाची शब्द बताइए। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, बहुत। रसाल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें, और उत्तर बिल्कुल सही आया है आपका, आम। अगला प्रश्न है साथियों, सौगात का पर्यायवाची शब्द बताइए। सौगात। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। भेंट को क्या कहते हैं? सौगात कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मशगूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? मशगूल। जी दोस्तों, ये सही उत्तर दिया। इसका होगा व्यस्त। अधम का विलोम शब्द बताना है। अधम का विलोम शब्द, जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करें। जी साथियों, सही उत्तर अधम का क्या होता है? उत्तम। पश्च का विलोम शब्द क्या होगा? पश्च का बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बधाई। अगर। पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। पाश्चात्य। जी साथियों, बिल्कुल सही है उत्तर है आपका, पौर्वात्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मौखिक का विलोम शब्द बताइएगा। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? साथियों, इसमें सभी साथियों ने एक साथ बड़ा ही जल्दी से उत्तर दिया है, लिखित। अगला है, अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ किसको कहते हैं? ऑप्शन देखते हुए बताइए। इसका उत्तर अगर आपका बी आया है तो बिल्कुल सही है। अभिज्ञ कहते हैं जानने वाला, जानकार को क्या कहते हैं? अभिज्ञ। अगला प्रश्न है, निर्गुण।
निर्गुण का उत्तर दीजिए ऑप्शन को देखते हुए। साथियों, इसमें अगर आपका उत्तर ए है तो बिल्कुल सही है। जो सतव, रज व तम तीनों गुणों से दूर हो उसको क्या कहते हैं? निर्गुण। अगला प्रश्न साथियों हमारा है बहुरिया का क्या अर्थ है? बहुरिया। साथियों, इसका उत्तर अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है, लौटने वाली। अगला हमारा प्रश्न है राम की गाय दूध देती है। बताइए साथियों कौन सा इसमें उत्तर रहेगा इसका? राम की गाय दूध देती है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है? एक सरल वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर राम की क्या है? उद्देश्य है, और गाय दूध देती है ये क्या है? विधेय है। राम की गाय ये उद्देश्य है और गाय यहाँ पर दूध देती है ये क्या है? विधेय है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो वहाँ पर होता है सरल वाक्य। अगला प्रश्न हमारा साथियों है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। जल्दी से जल्दी आपका उत्तर आ जाए। जी दोस्तों, इसमें आपका उत्तर आ गया है, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। आपका उत्तर आया है संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं जाऊंगा। बताइए इसमें कौन सा रहेगा उत्तर? साथियों, इसमें दो दो उत्तर आ रहे हैं। इसका सही उत्तर रहेगा मिश्र वाक्य। उसने कहा ये प्रधान वाक्य है और मैं जाऊंगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है, वहाँ पर होता है मिश्र वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ये बताइए साथियों इसमें कौन सा उत्तर रहेगा? कई साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न साथियों उसने चोर को पकड़ लिया। इस वाक्य का शुद्ध रूप है उसने चोर को पकड़े शीश है। इसका शुद्ध रूप बताना है कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। साथियों, इसमें आपका उत्तर आया है बी, उसने चोर को पकड़ा, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके दर्शन हुए इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? आपके दर्शन हुए इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आपसे भेंट हुई, आपसे मुलाकात हुई, मुहावरा है। अगला प्रश्न हमारा है मुहावरा है, ये पढ़कर ध्यान से समझें। मुहावरा है, पढ़ें। वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गया है। वैसी उक्ति जो लोक में प्रचलित है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों समझ करके जल्दी से जल्दी उत्तर दें। अगर इसमें आपका उत्तर ए है तो बिल्कुल सही है। वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ यानी कि प्रसिद्ध हो गया है उसको क्या कहते हैं? मुहावरा। अगला प्रश्न हाथ का मैल का क्या अर्थ है? जी साथियों, बिल्कुल सही, आपको बधाई। तुच्छ वस्तु। डींग हाँकना का क्या अर्थ है? डींग हाँकना। साथियों, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, सेखी भगारना। अगला प्रश्न हमारा है आंखें चुराना। आंखें चुराना। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर इसका भी, कतराना। अगला प्रश्न हमारा है साथियों आंखें चुराने का अर्थ है, ये तो आ चुका है। अगला देखिए अध जल गगरी छलकत जाए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये एक लोकोक्ति है। साथियों, इसका उत्तर अगर आपका ए है, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, ज़्यादा दिखावा करना, वहाँ पर क्या होता है? अध जल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न हमारा साथियों है आम खाओ पेड़ मत गिनो का क्या अर्थ है? ये अक्सर हमें घर पर कहते हुए सुना होगा कई बार, आम खाओ पेड़ मत गिनो। तो इसका सही अर्थ बताइए क्या होगा? साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, आपको बधाई हो। व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना। अगला प्रश्न एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा? जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है बुरे का और बुरे से संग हो जाना, साथ हो जाना, मेल हो जाना। अगला है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का क्या अर्थ होगा? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। साथियों, इसका उत्तर होगा नकली परहेज यानी कि दिखावा।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? ये रस से संबंधित प्रश्न शुरू हो गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। जी दोस्तों, प्रेम, और इसका इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं तो इसमें क्या होता? रति। रति को क्या कहते हैं? प्रेम। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। बताइए इसमें कौन सा छंद है? जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, दोहा छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? साथियों, क्या है इसका उत्तर? अनुप्रास अलंकार पाश्चात्य अलंकार नहीं है। ये एक कौन सा है? शब्दालंकार है। अगला है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, भारतेंदु युग को। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? साथियों, जल्दी से जल्दी अपना उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। आदिकाल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम रखा था। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, बिल्कुल सही है, आपको बधाई हो। इसी प्रकार आप लगे रहें। विद्यापति जी मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? जी साथियों, बिल्कुल सही, ये क्या है? ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आया है जायसी। अगला प्रश्न है, किसके भक्तिपर गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? जी साथियों, उत्तर आपका बिल्कुल लगभग सही है, नामदेव। अगला है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? जी दोस्तों, सही है आपका उत्तर बिल्कुल, रीतिकाल। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर आपका उत्तर ए है तो बिल्कुल सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, भारत भारती के काव्य के रचयिता का नाम बताइए। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम? दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति यानी कि विशेषता है। साथियों, सही उत्तर है, ये छायावाद की है। अगला है, अनामिका काव्य के रचयिता का नाम बताना है। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम बताइए। साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया आपने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। कामायनी काव्य के रचयिता कौन है? कामायनी बड़ी ही महत्वपूर्ण ये रचना है। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, जयशंकर प्रसाद। अगला है, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार का नाम बताना है। जी साथियों, ये उत्तर भी बिल्कुल सही दिया, रामधारी सिंह दिनकर। अगला हमारा प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा चल रही है, तो ध्यान बनाए रखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी को। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रकवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? साथियों, बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर। वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? प्रश्न है, वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? साथियों, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं। बिहार के कवि कौन हैं? साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, नागार्जुन जी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? साथियों बिल्कुल ही जल्दी से आपका सभी का उत्तर आया, प्रेमचंद। अगला है प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर है, प्रेमचंद जी। अगला हमारा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, औरही हिंगना। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? जी साथियों बिल्कुल सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी को। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं, कौन है साथियों बताइए? जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं या आलोचक हैं? जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया, ये क्या हैं? एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया है? प्रश्न को पहले ध्यान से समझें, पढ़ें और ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों लगभग साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। सरस्वती के संपादक का नाम बिल्कुल सही उत्तर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों आज हम इस वीडियो में 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।